Is University of Accountancy, the world of e-learning. Dear students, we are learning financial accounting and reporting, and today our lecture is on property, plant, and equipment in the light of ICE 16. Students, पिछले लेक्चर में हमने ICE 16 का रिकग्निशन क्राइटेरिया समझा एक सिनारियो के साथ। आज हम मेजरमेंट क्राइटेरिया समझेंगे जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया। तो मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या है? मेजरमेंट क्राइटेरिया मीन कि हम कॉस्ट को कैसे मेजर करेंगे, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट को। तो चलते हैं जी। मेजरमेंट क्राइटेरिया: an item of property, plant and equipment that satisfy the recognition criteria should be recognized initially at cost. According to the standard, the cost includes जी जो भी आइटम या जो भी एसेट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिकग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तो हम उसको इनिशियली एट कॉस्ट मेजर करेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी उसकी जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू रिपोर्ट करेंगे। नाउ नॉन करंट एसेट या प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की किसी भी आइटम के कॉस्ट में क्या कुछ शामिल है, कौन सी चीजें हैं? तो परचेज प्राइस ऑफ दैट आइटम, वो जो भी आइटम है, जो भी एसेट है, परचेज प्राइस क्या है, इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज। अगर हमने उसको इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट ड्यूटीज उस कॉस्ट में शामिल होगी। नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, मसलन कस्टम ड्यूटीज है या और किसी नाम से कोई भी टैक्स है जो कि रिफंडेबल नहीं है, ये हम ऐड करेंगे उस परचेज प्राइस में। और इसमें से हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। अगर हमें सप्लायर कोई ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, कोई रिबेट दे रहे हैं, तो हम उसको लेस करेंगे। याद रखिएगा कि हम ट्रेड डिस्काउंट लेस कर रहे हैं, ना कि हम कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश डिस्काउंट हम लेस नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट को स्टूडेंट हम क्या जानते हैं, वो हमारी इनकम है। और ट्रेड डिस्काउंट जो कि बार्गेनिंग के टाइम पे दी जाती है या ली जाती है सप्लायर से, वो ट्रेड डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट हम लेस करेंगे। कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be used in a manner intended by the entity. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस के अलावा बाकी वो सारी कॉस्ट भी हम ऐड करेंगे जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है या रिलेटेड है उस एसेट के साथ। किस तरह रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड है, इस तरह कि उस एसेट को हम यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए या फिर लोकेशन ऑफ एप्लीकेशन या डिप्लॉयमेंट तक जो भी कॉस्ट इनकर होगी या जो भी एसोसिएटेड है डायरेक्टली, हम उस कॉस्ट को भी इसमें शामिल करेंगे। मसलन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड, कैरेज कॉस्ट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड। तो हम उस कॉस्ट को भी कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल करते हैं। इनिशियल एस्टिमेट्स ऑफ डिसमेंटलिंग, removing and site restoration if the entity has an obligation that it incur on acquisition of the asset or as a result of using the asset other than to produce inventories. G. Initial estimate of dismantling, removing.
और साइट रेस्टोरेशन एंड प्रिपरेशन कॉस्ट। जी, एक एसेट को आप जहाँ अभी मैंने बात की कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी शामिल है। तो कॉस्ट को सॉरी एसेट को अगर आप किसी जगह इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो वो कॉस्ट भी इसमें शामिल है। और अगर आपने एक ओब्लिगेशन इज्यूम की है एक जिम्मेदारी उठाई है कि एट द एंड ऑफ गिवन टाइम पीरियड हम इस एसेट को रिमूव भी करेंगे, तो इसको डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहते हैं, रिमूविंग कॉस्ट कहते हैं। तो इनिशियली उसका क्या अंदाज़ा है, मसलन एक एसेट आपने आज इंस्टॉल किया किसी लीज्ड होल्ड लैंड पे, और 5 साल या 10 साल बाद अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस जगह से उस एसेट को रिमूव भी करेंगे। तो अब भी जो एस्टिमेट है वो एस्टिमेट भी इसकी इस एसेट की कॉस्ट में शामिल होगी। ठीक हुई बात? That it incurs on acquisition of the asset or as a result of using the asset other than to produce inventories. Now, what from cost of PP? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉस्ट में क्या कुछ शामिल है? The table below provides about what is cost of property, plant and equipment and what is not as per the standards requirement. According to standard, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉस्ट में क्या शामिल करेंगे और क्या शामिल नहीं करेंगे? Items included in PPE cost and item excluded from PPE cost. जी, परचेज प्राइस लेस डिस्काउंट, ये वही डिस्काउंट है कौन से? ट्रेड डिस्काउंट, नॉट के कैश डिस्काउंट। तो परचेज प्राइस हम शामिल करेंगे। इसी तरह से इंपोर्ट ड्यूटीज़ है तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी एसेट का हिस्सा, एसेट की कॉस्ट का हिस्सा है, तो हम ये भी कैपिटलाइज करेंगे या फिर इंक्लूड करेंगे इसकी कॉस्ट में। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, वो टैक्सेस जो कि रिफंडेबल नहीं होते, तो वो भी हम यानी रीइम्बर्सेबल नहीं होते, जो कि इसकी कोई रीइम्बर्समेंट यानी वो टैक्सेस हमें वापस नहीं होते हैं। अगर वो टैक्सेस हमें वापस हो जाते सब्सिक्वेंटली तो हम वो शामिल नहीं करते, लेकिन नॉन रिफंडेबल है तो हम वो ज़रूर इसमें इंक्लूड करते हैं। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ एसेट। एम्प्लॉयज़ को हमने अगर कुछ बेनिफिट्स दिए, किस हवाले से? इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ एसेट, तो वो भी कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड होगा। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि जिस जगह आप उस एसेट को इंस्टॉल करेंगे उस साइट को प्रिपेयर करना, उस एसेट की इंस्टॉलेशन के लिए और ऑपरेशन के लिए, क्योंकि वो भी एक वन ऑफ कॉस्ट है, रिकरिंग नहीं है और एसेट को यूज़फुल कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए वो भी शामिल होगी। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, जो मैंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो भी शामिल है, तो ये शामिल करेंगे। इंस्टॉलेशन एंड असेंबलिंग कॉस्ट, अगर उसकी असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन दरकार है, जो कि अक्सर दरकार होती है, तो वो भी इस कॉस्ट में शामिल होगी। प्रोफेशनल फ़ीस, कोई इंजीनियर है तो कोई प्रोफेशनल है उस एसेट को इंस्टॉल करने के बाद या उसको चलाने के लिए है, वो कॉस्ट चाहिए है, तो प्रोफेशनल को जो फ़ी आप अदा करेंगे वो भी इसमें शामिल होगी। इसी तरह से बारविंग कॉस्ट टू द एक्सटेंड परमिटेड बाय IS 23। बारविंग कॉस्ट से मुराद है इंटरेस्ट कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है कि अगर आपने इस एसेट को एक्वायर करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो कैपिटल बोरो किया उस पे जो इंटरेस्ट है। अलबत्ता यहाँ पे ये बात ज़हन में रहें कि ये सिर्फ उस हद तक हम इसमें शामिल करते हैं जिस हद तक IS 23 बारविंग कॉस्ट का जो स्टैंडर्ड है, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे,
उसकी तरफ से हमें परमिशन है होती है या उसकी तरफ से इजाज़त हो। तो cost permit borrowing cost permitted by IS 23 to be included in IS 16 under IS 16 in cost of assets सिर्फ वो शामिल करेंगे, कोई और नहीं। Now, what are the items which are excluded from the cost of property, plant and equipment? Cost of opening a new facility. अगर आप कहीं न्यू फैसिलिटी ओपन करने जा रहे हैं तो वो उस हैसट का हिस्सा नहीं। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है। पहली वाली कॉस्ट भी एडवर्टाइजमेंट है तो ये भी एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग कॉस्ट है, तो ये एसेट की कॉस्ट नहीं। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट, स्पेसिफिकली कोई प्रमोशन कैंपेन आप चला रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला रहे हैं, तो ये भी बेशक उस एसेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए चला रहे हैं तो वो भी इसकी कॉस्ट में शामिल नहीं है। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन, अगर आप बिजनेस को किसी न्यू लोकेशन में कंडक्ट करना चाहते हैं तो उस कंडक्टिंग की जो कॉस्ट है वो भी शामिल नहीं है। और ट्रेनिंग कॉस्ट से मुराद ये है कि आपकी जो लेबर है, जो एम्प्लॉइज़ है, उस एसेट को ऑपरेट करने के लिए जिनको ट्रेनिंग चाहिए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो भी एसेट का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो लेबर को हम रोक नहीं सकते। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की बात होती है। वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट विच इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड, which is directly attributable to acquisition or construction of any non-current asset, तो वो हम इंक्लूड करते हैं। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हैं, ये एक्सक्लूड करते हैं। इसी तरह से इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, उस एसेट को इंस्टॉल करने के बाद, ऑपरेशनल बनाने के बाद आपको जो इनिशियल लॉसेस होते हैं तो वो भी शामिल नहीं करते। जी, रिलोकेशन कॉस्ट इन एंटिटीज ऑपरेशन, अगर आप एक रिलोकेट करते हैं यानी उसकी जगह बदलते हैं एंटिटी के ऑपरेशंस का, तो उससे भी उस पे भी जो कॉस्ट आती है वो भी शामिल नहीं होगी। हाँ, ये पार्शली है या फिर टोटली है। केस स्टडी 2 की तरफ आते हैं कि Extravagan Incorporation is installing a new plant at its production facility. It has incurred the following cost. एक इनकॉर्पोरेशन है, वो एक न्यू प्लांट को इंस्टॉल करने जा रही हैं और इंस्टॉलेशन पे या इंस्टॉलेशन से रिलेटेड ये कुछ कॉस्ट है। मसलन कॉस्ट ऑफ द प्लांट, कॉस्ट पर एज पर सप्लायर इनवाइस प्लस टैक्सेस 2500, initial delivery and handling cost, cost of site preparation, consultant used to advise on acquisition of the plant, interest charges paid to supplier of plant for deferred credit, estimated dismantling cost to be incurred after 7 years, operating losses before commercial production. तो advise extravagant incorporation on the costs that can be capitalized in accordance with IS 16। स्टूडेंट्स, अभी हमने उसूल देखें, हमने कुछ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की बात की है कि क्या कॉस्ट शामिल होगी, क्या शामिल नहीं होगी। तो उसकी रोशनी में आप आसानी से इस सिनेरियो का हल निकाल सकते हैं और रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप एडवाइस कर सकते हैं। फिर भी हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि क्या शामिल करेंगे और इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। जी, कॉस्ट ऑफ द प्लांट 2500 आप देख सकते हैं, ये इनिशियल कॉस्ट हैं जो कि सप्लायर ने जो इनवाइस भेजी हैं, इसके साथ टैक्सेस। अब चूँकि टैक्सेस के हवाले से ये बात नहीं है कि वो रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल, तो इज्यूम ये किया गया कि ये नॉन रिफंडेबल हैं। तो 2500, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 200 है, ये भी चूँकि वन ऑफ है और इसलिए हम शामिल कर रहे हैं कि एसेट को यूजफुल कंडीशन में और लोकेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट तक लाने के लिए ज़रूरी है, इसलिए शामिल कर दी। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, उस एसेट को इंस्टॉल करने के लिए जो साइट दरकार है, जिस जगह को हमने हमवार करना है,
उसकी कॉस्ट, और कंसल्टेंट फ़ी, ये वो प्रोफेशनल की फ़ी है। क्या हमने उससे एडवाइस ली कि हम ऐसा एसेट कहाँ से एक्वायर कर सकते हैं, तो उसने हमारे रहनुमाई की, प्रोफेशनल फ़ी चार्ज की, कंसल्टेशन की। वो चूँकि वन ऑफ है और ये ज़रूरी थी कि हम उस एसेट को एक्वायर करते, तो इसलिए इसमें शामिल होगी। इसी तरह से डिसमेंटलिंग कॉस्ट स्टूडेंट्स देख सकते हैं। डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमने भी कहा था कि लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू assume a liability or obligation that you will remove or dismantle your asset after a given time period। तो ये अपने एक जिम्मेदारी ली है, तो वो 300 है। अब चूंकि ये 300 आज हम इनकर नहीं कर रहे हैं, हम इसको 7 साल बाद इनकर करेंगे, तो इसलिए वी मस्ट डिस्काउंट इट ओवर 7 ईयर। हम इसको 7 साल में, यानी क्या मतलब है कि हम इसकी प्रेजेंट, ये 300 फ्यूचर वैल्यू है, हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू जो भी आती है, अभी मैंने इसकी कैलकुलेशन नहीं की, आप इसकी कैलकुलेशन करें। बहरहाल टोटल हमारी कॉस्ट जो है, या फिर हम जो इसका इनकॉर्पोरेशन को एडवाइस करेंगे, वो है 4300 मिलियन, कि आप 43 मिलियन पे अपने एसेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जी, अब कुछ ये कि हमने इंटरेस्ट को क्यों, जो कि 200 है, इसको हमने क्यों शामिल नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट चार्ज पेड ऑन डेफर्ड क्रेडिटर्स टू द सप्लायर ऑफ द प्लांट नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। ये क्वालिफाइंग एसेट या फिर एसेट की कॉस्ट में इसको शामिल नहीं करेंगे, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। इसी तरह से 400,000 या 400,000 ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन और नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, तो ये भी हमारी पीरियड कॉस्ट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, ये भी शामिल नहीं करेंगे। नन ऑफ देम कैन बी कैपिटलाइज्ड एंड शुड बी रिटन ऑफ टू द इनकम स्टेटमेंट इन द पीरियड। ये दोनों कॉस्ट, इंटरेस्ट चार्जेस और इसी तरह से 400,000 जो कि ऑपरेटिंग लॉसेस है, इसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बल्कि इसको रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ करेंगे टू द इनकम स्टेटमेंट। उम्मीद है स्टूडेंट्स के आपको मेजरमेंट क्राइटेरिया भी समझ आया होगा। हमने इसकी प्रैक्टिस की। आप इस पे रेलेवेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह हम आगे भी इस पे मज़ीद लेक्चर्स बनाएंगे और कोशिश है कि इस पे हम एक एग्ज़ाम फोकस्ड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकें। तो तब तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।